प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो मल्टीपल इंटीग्रल होते हैं, मल्टीपल इंटीग्रल वाले यूनिट में किसी कर्व को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट जब रिवॉल्व करते हैं तो उस रिवोल्यूशन से जो सॉलिड जनरेट होता है उस सॉलिड का सरफेस एरिया हम लोगों को अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये आज हम लोगों को समझना है ना। मैं उसका एक ओवरव्यू आपको देता हूँ स्टूडेंट। सपोज दैट हमारे पास में एक सपोज दैट दिस इज एक्स वाई प्लेन है ना, और ये कर्व है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और ये उस कर्व का एक छोटा सा पोर्शन है x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू b के बीच में, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है ये। अब अगर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व के इतने पोर्शन को हम x एक्सिस के अबाउट इस तरह से रिवॉल्व करें, यूं घुमाएं, ठीक है ना, तो एक सॉलिड जनरेट होगा जो कि एक सर्कुलर शेप में होगा, डिस्क के शेप में होगा, जिसकी कुछ मोटाई भी होगी, करेक्ट। तो वो जो सॉलिड जनरेट होगा उसकी जो सरफेस होगी, आउटर लेयर जो होगी, उस सरफेस का अगर हमें सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो हम वो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, वो हम लोगों को आज इस टॉपिक में पढ़ना है ना। और अलग अलग कर्व की जो आर्क होती हैं उनका जो शेप होता है उसके शेप से अलग अलग सॉलिड जनरेट होते हैं। जैसे अगर हमारे पास में ऐसी आर्क हुई, सपोज दैट लाइक दैट, मान लो कि कोई ऐसी आर्क हो यहां से लेके यहां तक इस तरह से, है ना, ये सपोज दैट x इज इक्वल्स टू a हो, ये x इज इक्वल्स टू b हो, और ये हमारा y इज इक्वल्स टू fx हो। तो अगर इस आर्क को हम यहां से ये जो x इज इक्वल्स टू a से x इज इक्वल्स टू b तक जो है, इस आर्क को अगर x एक्सिस के अबाउट रोटेट करें या रिवॉल्व करें तो उससे जो सॉलिड जनरेट होगा वो एक स्फीयर की तरह होगा। तो उस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा, वो ये हम लोगों को इस टॉपिक में सीखना है स्टूडेंट। तो आवर टॉपिक इज सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन। ओके, नाउ अब सबसे पहला जो हम लोगों को फार्मूला देखना है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको फार्मूले लिखवाऊंगा, जो डिफरेंट फार्मूलेज हैं जो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स में यूज होंगे वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो सबसे पहला फार्मूला हम लोग देखेंगे कि अगर कोई y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व है और उसे x इज इक्वल्स टू a टू x इज इक्वल्स टू b के बीच में जो आर्क है उस आर्क को रिवॉल्व किया जाए अबाउट x एक्सिस, अबाउट x एक्सिस। आई रिपीट, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स को x इज इक्वल्स टू a से x इज इक्वल्स टू b के बीच में जो आर्क है उसे अगर x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया जाए तो जो सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का सरफेस एरिया होगा s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b 2 पाई y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर dx, करेक्ट। जहां पर y आपको दिया जाएगा उस y की मदद से आप dy बाय dx निकालेंगे। इस फॉर्मूले में dy बाय dx y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और लिमिट्स कि आपने y इज इक्वल्स टू fx जो कर्व है उसके आर्क को x की किन वैल्यूज के बीच में लेकर रिवॉल्व किया है वो लिमिट्स यहां पर इंपॉर्टेंटली आपको लिखनी है, ठीक। तो ये जब y इज इक्वल्स टू fx को x एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाए। सिमिलरली नंबर 2, मान लीजिए कि x इज इक्वल्स टू gx एक कर्व है और जिसको फ्रॉम y इज इक्वल्स टू c टू y इज इक्वल्स टू d के बीच में जो आर्क है उस आर्क को अबाउट y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस अगर रिवॉल्व किया जाए तो उससे जो सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का जो सरफेस एरिया है वो होगा इंटीग्रेशन c टू d 2 पाई x 1 प्लस dx बाय dy होल स्क्वायर, नॉट dx इट्स अ dy, ठीक है। इट मींस दैट कि x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, dx by dy निकालिए,
मतलब जो dy by dx है उसका इनवर्स कर दीजिए तो यू विल गेट द dx by dy, और उसे इंटीग्रेट कर दीजिए बिटवीन द लिमिट c टू d। यानी कि अगर कर्व का कुछ इस तरह से शेप हो लाइक दैट, है ना, कुछ कर्व इस तरह से हो, तो ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल्स टू d, ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू c। मतलब इतने आर्क को अगर रिवॉल्व करें y एक्सिस के चारों ओर, तो जो सॉलिड जनरेट होगा उसका आउटर लेयर जो होगी उसका सरफेस एरिया हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। एंड सपोज दैट नंबर 3, सपोज दैट हमारे पास में जो कर्व है वो कर्व कुछ इस तरह से दिया हुआ हो, x इज इक्वल्स टू ft, x इज इक्वल्स टू ft एंड y इज इक्वल्स टू gt के फॉर्म में, यानी कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया हुआ हो हमें। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर दी हुई हो हमें कर्व की, राइट, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ हो, और उस कर्व को हम t इज इक्वल्स टू t1 टू from t is equals to t1 to t is equals to t2 के बीच, t1 is equals to t1, t is equals to t1 and t is equals to t2 की वैल्यू के लिए जो कर्व की आर्क बनेगी, इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है उसके लिए जो कर्व की आर्क बनेगी, उस कर्व की आर्क को अगर x एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया जाए, तो उस रिवॉल्यूशन से जो सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का सरफेस एरिया होगा इंटीग्रेशन t1 टू t2, ओके, 2 pi y square root of dy by dt whole square plus dx by dt whole square dt, okay, where y का मतलब है स्टूडेंट, where y means r sin theta and x is equals to होता है r cos theta, right? मतलब कि ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में y हम रखेंगे, y हमें यहां से डायरेक्ट मिल जाएगा स्टूडेंट, dy by dt यहां से मिल जाएगा, dx by dt यहां से मिल जाएगा। हमें t1 और t2 लिमिट आइडेंटिफाई करना पड़ेगी बस, केवल कि कर्व के किस पोर्शन को हमें रिवॉल्व करने से सॉलिड मिल रहा है, और क्योंकि x के अबाउट करना है हमें, तो वहां उस सॉलिड को बनाने के लिए कर्व का जो पोर्शन रिवॉल्व हो रहा है उस पोर्शन के लिए t कहां से कहां तक वेरी कर रहा है वो लिमिट्स यहां पर आएंगी, करेक्ट? तो ये तीसरा फॉर्मूला पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए। एंड लास्ट फॉर्मूला नंबर 4, अगर हमारे पास में मान लीजिए कोई कर्व है r इज इक्वल्स टू f थीटा, मतलब ये क्या है बच्चों, इट्स अ पोलर कर्व, है ना, और उस पोलर कर्व की जो आर्क है जो कि थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा टू थीटा इज इक्वल्स टू बीटा से जनरेट होती है, उस आर्क को अगर अबाउट इनिशियल लाइन अगर हम लोग रिवॉल्व करें, तो उस रिवॉल्यूशन से जो सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का सरफेस एरिया होगा s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा 2 pi y square root of r square plus dr by d theta whole square d theta, okay, where r is equals to, not where y is equals to r sin theta and x is equals to r cos theta, right? एक बार इस फॉर्मूले को वेरीफाई भी कर लेते हैं। यस, 2 pi y एग्जैक्टली सही है, 2 pi y इट्स करेक्ट, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यस स्टूडेंट, तो ये है कुल मिला के हमारे पास में 4 फॉर्मूले, जिन 4 फॉर्मूलों की मदद से हमें सॉलिड जो रिवॉल्यूशन से जनरेट होंगे उनके सरफेस एरिया को निकालना है स्टूडेंट। तो आई रिपीट, जो पहला फॉर्मूला है वो है जब कर्व को हम x एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे। जो दूसरा फॉर्मूला है जिसमें हम
x इज इक्वल टू gx कर्व को y एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे यानी रिवॉल्व करेंगे। और जो थर्ड फॉर्मूला है उसमें एक पैरामेट्रिक कर्व है जिसकी हम t1 से t2 के बीच में जो आर्क होगी उसे जब अबाउट द x एक्सिस रिवॉल्व करेंगे तो उससे जो सॉलिड जनरेट होगा उसका सरफेस एरिया। और पोलर कर्व को जब हम इनिशियल लाइन यानी कि x एक्सिस के अबाउट जब थीटा इज इक्वल टू अल्फा टू बीटा वैल्यू के लिए रोटेट करेंगे या रिवॉल्व करेंगे तो उससे जो सॉलिड जनरेट होगा उसका जो सरफेस एरिया है वो इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। राइट स्टूडेंट, तो यहां पर सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोगों ने कुल मिला के 4 फॉर्मूले देखे हैं जिनकी मदद से अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। तो चलिए आइए जरा उन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द area of solid generated by revolution of the arc of the parabola y square is equals to 4ax bounded by its lattice rectum about x axis स्टूडेंट। राइट, तो चलिए शुरुआत में हम लोग इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर इस पैराबोला की आर्क जो कि इसकी लेटस रेक्टम से बाउंडेड है, अगर उस आर्क को x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया जाए तो उस रेवोल्यूशन से जो सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा ये हमें निकालना है। तो चलिए आइए सबसे पहले तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग जो ग्राफ है इस पैराबोला का वो बनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है ये एक राइट हैंडेड पैराबोला है। कैसा पैराबोला है? राइट हैंडेड पैराबोला है, ठीक है ना। तो राइट हैंडेड पैराबोला है जो कि x एक्सिस से सिमेट्रिक है। ये आप लोगों ने ट्रेसिंग ऑफ कर्व में सीखा होगा कि कोई भी कर्व में अगर y की सारी पावर्स इवन है तो वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। और इसका ग्राफ भी आप लोगों को पता है कि इट्स अ ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, this one, right? So this is the right-handed parabola. It's a right-handed parabola. And suppose that ये उसका फोकस है A0, तो उसका लेटस रेक्टम होगा कुछ इस तरह से ना। ये जो लेटस रेक्टम है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का, अगर उसके इतने आर्क को x एक्सिस के चारों ओर ऐसे रिवॉल्व कर दें तो जो एक सॉलिड जनरेट होगा वो एक सॉलिड कैसा होगा? एक ऐसी प्याली होती है ना, प्याली थोड़ी सी ऐसी उठी हुई थोड़ी, तो वो जो प्याली होती है ना इस तरह का कुछ शेप बनेगा, ठीक है ना। तो वो जो शेप बनेगा तो उसकी जो आउटर सरफेस है उसका सरफेस एरिया क्या होगा ये हमें निकालना है स्टूडेंट। आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है कि हम इतनी ही आर्क क्यों ले रहे हैं, हम ये पूरी आर्क यहां से यहां तक क्यों नहीं ले रहे हैं? तो मेरा जवाब है कि आप इस आर्क को चाहे रिवॉल्व करें चाहे इतने को लेकर करें, आपको सॉलिड एक ही मिलने वाला है। यानी कि दोनों को लोगे तब भी वही सॉलिड मिलेगा और इतनी आर्क को लोगे तो भी वही सॉलिड जनरेट होगा, ठीक है ना। तो मेनली वो आर्क लिया जाता है, वो मिनिमम पोर्शन लिया जाता है जिससे हमें वो सॉलिड मिल जाए। तो हमें यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है उससे ही वो सॉलिड जनरेट हो जाता है, इतने पोर्शन जो है आर्क का उससे सॉलिड जनरेट हो जाता है। तो दैट्स व्हाई ये कोई लेने का औचित्य नहीं है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई हम लोग ये पोर्शन लेते हैं आर्क का और इसको रिवॉल्व जब करते हैं तो हमें सॉलिड मिलता है, ठीक है ना। एंड नाउ इस आर्क के लिए
x को कहां से कहां तक वेरी होना पड़ता है, तो x को 0 से लेके a तक वेरी होना पड़ता है। इट मींस दैट कि इस आर्क के लिए x की जो लिमिट्स हैं वो हैं 0 to 1। तो जब 0 to 1 लिमिट हमें पता चल गई, y स्क्वायर हमें दिया हुआ है, फॉर्मूला भी हमारे पास में है, तो अब आइए उस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, dy by dx और सरफेस एरिया निकालते हैं। आइए देखिए, गिवन y square is equals to 4ax। so डिफरेंशिएटिंग, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2y dy by dx ओके इज इक्वल्स टू 4a, और यहां से 2 और ये कैंसिल होगा, y डिवाइड में जाएगा, तो dy by dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 2a अपॉन y, और y की जगह अपन लोग क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर रूट यहां लगाओगे तो 2 रूट ax, तो इट्स 2a 2 रूट ax, 2 से 2 कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा कितना, हमारे पास आ जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू, ऊपर a है नीचे रूट a है, तो एक a और एक a कैंसिल, एंड फाइनली वी गेट a अपॉन x। तो dy by dx हमारे पास में आया a by x, ठीक है ना, और लिमिट्स हमें दिख ही रही है बच्चों, और y भी हमारे सामने है, तो हम लोग यहाँ पर अब डायरेक्ट सॉलिड का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, ठीक। सो नाउ surface area of solid generated by arc from x is equals to 0 to x is equals to a। तो क्या होगा बच्चों सरफेस एरिया, s is equals to होगा 0 to a 2 pi y square root of 1 plus dy by dx whole square dx square, right। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर y की वैल्यू है, ये 0 to a is okay, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, इट्स ये 2 pi as it is, और y की वैल्यू है 2 रूट ax, एंड dy by dx के लिए हम यहाँ पर dy by dx की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ होल स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा, तो इट्स 1 प्लस x नॉट x, इट्स a अपॉन x और ये dx। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई 4 पाई और ये रूट a बाहर ले आओ, तो 4 पाई रूट a को बाहर ले आए, इंटीग्रेशन 0 टू a, ओके इंटीग्रेशन 0 टू a, एंड ये रूट x यहीं पर, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा x प्लस a अपॉन रूट x, है ना, मतलब ऊपर और नीचे अलग अलग कर दिया रूट, तो ये और ये कैंसिल, dx हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया केवल 4 पाई रूट a इंटीग्रेशन 0 टू a x प्लस a रेस्ट टू द पावर 1 by 2 dx, और जब आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट 4 पाई रूट a x प्लस a रेस्ट टू द पावर 3 by 2 डिवाइड में 3 by 2 एंड रेस्ट टू द पावर 0 टू a, नॉट रेस्ट टू द पावर, इट्स अ लिमिट 0 टू a, और जब आप ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें स्टूडेंट, तो आपको मिल जाएगा 4 पाई रूट a, जब अपर लिमिट आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके सॉरी ये 3 by 2 को ऊपर लाएंगे तो ये 2 by 3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 8 by 3, x की जगह पर a लिखिए तो ये बन जाएगा 2a रेस्ट टू द पावर 3 by 2 माइनस x की जगह 0 लिखिए तो ये बन जाएगा a रेस्ट टू द पावर 2 by 3, एंड दिस इज इक्वल्स टू, कुछ कॉमन दिख रहा है, a टू द पावर 2 by 3, ओ सॉरी 3 by 2, तो a टू द पावर 3 by 2 बाहर आएगा, और ये रूट a पहले से ही है, तो ये पावर 3 by 2 और ये हाफ मिलके बन जाएगी कितना 2, तो ये मिल गया बच्चों 8 by 3 पाई रूट a को हम लिख सकते हैं व्हाट, इट्स a रेस्ट टू द पावर 1 by 2 और ये a रेस्ट टू द पावर 3 by 2 अंदर से निकालो, और ये ब्रैकेट 2 रेस्ट टू द पावर 3 by 2
-1 and you can write this 8/3 pi a square bracket 2√2 - 1 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया है तो इस यूनिट स्क्वायर में आएगा, ठीक। एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बेसिकली हम लोगों को करना था वो ये आइडेंटिफाई करना था कि x की किस लिमिट के बीच में कर्व की आर्क को रोटेट करना है, नंबर 1। क्योंकि लेटस रेक्टम दिया हुआ था, तो लेटस रेक्टम वो होता है जो कि फोकस से परपेंडिकुलर डाला जाता है, ठीक है ना। फोकस पॉइंट पर अगर x एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाया जाए जो कि y एक्सिस के पैरेलल होता है, तो वो परपेंडिकुलर को कहते हैं हम लोग लेटस रेक्टम, और वो इस पैराबोला को बाउंड कर देता है, ठीक है ना। तो हमें इतने पोर्शन को रोटेट करना था और सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना था। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये तो हुआ वो क्वेश्चन जिसमें हमने कर्व को x एक्सिस के अबाउट रोटेट किया। अब आइए जरा एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें एक पैरामेट्रिक इक्वेशन दी जाएगी और उस पैरामेट्रिक इक्वेशन से जो कर्व बनेगा उस कर्व को हम जब x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो उससे बनने वाले सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा उसे देखते हैं। फाइंड द surface area, find the surface area of the solid generated by the revolution of asteroid x raised to the power 2/3 y raised to the power 2/3 a raised to the power 2/3, और इसकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है वो होती है x is equals to a cos cube t, y is equals to a sin cube t, okay, about x axis, स्टूडेंट जरा इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द एस्ट्रॉइड x raised to the power 2/3 प्लस y raised to the power 2/3, और ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन है, और इसी एस्ट्रॉइड की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो होती है x is equals to a cos cube t, y is equals to a sin cube t about the x axis। मतलब कि अगर इस एस्ट्रॉइड को अबाउट द x एक्सिस रिवॉल्व किया जाए तो उससे जो सॉलिड जनरेट होगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। नाउ सबसे पहले तो हम इस एस्ट्रॉइड का क्या निकालते हैं, ये देखते हैं कि ग्राफ जो है इस एस्ट्रॉइड का वो कैसा होता है। बिकॉज ग्राफ से हमें बहुत कुछ मदद मिल जाएगी। क्या, एक कि इस एस्ट्रॉइड के लिए जो t की लिमिट्स होंगी, अगर हम पैरामेट्रिक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं तो t की जो लिमिट्स होंगी वो क्या होंगी, और अगर हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन का इस्तेमाल ना करें और इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए a की वैल्यू क्या होगी, ये हमें देखना है। तो आइए जरा ग्राफ देखते हैं इसका। बेसिकली इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह होता है स्टूडेंट्स। लाइक दैट, ठीक। दिस इज द एस्ट्रॉइड, है ना। थोड़ा सा अंदर इस तरह से शेप लिए हुए इसकी साइड्स होती हैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं a0, इसके होते हैं 0a, इसके होते हैं 0 -a, और इसके होते हैं -a0, राइट। ये कार्टेशियन के फॉर्म में है। और अगर पैरामेट्रिक लें तो यहाँ पर t की वैल्यू होती है 0, यहाँ पर t की वैल्यू होती है π/2, यहाँ पर t की वैल्यू होती है पाई, और यहाँ पर t की वैल्यू होती है 3π/2, और यहाँ पर फिर से 2π हो जाती है ना। कि अगर हम इन
पैरामेट्रिक इक्वेशन में t की वैल्यू ये t is equals to 0, t is equals to pi by 2, t is equals to pi, t is equals to 3 pi by 2 सब्स्टिट्यूट करें तो x और y की जो वैल्यूज आएंगी उनको अगर यहाँ ग्राफ पर प्लॉट करते जाएं तो ये एस्ट्रॉइड जनरेट हो जाएगा। इट मींस दैट कि अगर हम पैरामेट्रिक इक्वेशन का इस्तेमाल करें तो उस केस में कर्व का जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, अगर इस पार्ट को हम लोग एक्स एक्सिस यानी कि ये जो आर्क है इस आर्क को अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करें तो जो सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का जो सरफेस एरिया होगा वो हमें निकालना है। और अगर उस सरफेस एरिया में हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाली जो पार्ट है उसके रेवोल्यूशन से जो सॉलिड जनरेट होगा उसका जो सरफेस एरिया होगा वो भी निकल आएगा। इट मींस दैट कि अगर t is equals to 0 से पाई बाय 2 तक जो मतलब t को अगर 0 से पाई बाय 2 तक हम लोग वेरी कराएं तो जो आर्क जनरेट होगी पैरामेट्रिक इक्वेशन से उस आर्क को x एक्सिस के अबाउट रोटेट करने से और उस सरफेस में 2 का मल्टीप्लाई करने से इस पूरे के पूरे मतलब आर्क यहां से लेके यहां तक का जो रिवॉल्यूशन होगा x एक्सिस के अबाउट तो जो टोटल सरफेस जनरेट होगी वो हमें मिल जाएगी। आई रिपीट, हम 0 से लेके पाई बाय 2 लिमिट लेंगे t की और ये जो आर्क है इसके रिवॉल्व होने से जो सॉलिड जनरेट होगा उसके सरफेस एरिया को निकालेंगे, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे के पूरे एस्ट्रॉइड को जब हम लोग x एक्सिस के अबाउट यानी कि इतने आर्क को x एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो उससे जो पूरा का पूरा एक 3D में एस्ट्रॉइड जनरेट होगा उसका सरफेस एरिया हम लोगों को निकालना है। तो आइए जरा उसे निकालते हैं। तो हम लोगों को क्या गिवन है, सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो गिवन दैट x is equals to a cos cube t, so this implies that y is equals to a sin cube t, so this implies that dx by dt is equals to 3a cos square t and this is minus sin t and dy by dt is equals to 3a sin square t and cos t, right? तो ये dx by dt और dy by dt की वैल्यू आ गई। और आप जानते हैं कि जब पैरामेट्रिक इक्वेशन होती हैं तो जो सरफेस एरिया निकालना होता है उसके लिए हमें ये क्वांटिटी को भी इवैल्यूएट करना पड़ता है, dx by dt होल स्क्वायर एंड dy by dt होल स्क्वायर, ठीक। एंड दिस इज इक्वल्स टू, जरा ध्यान दीजिएगा, dx by dt का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे कितना, हमें मिलेगा 9a स्क्वायर cos 4t sin स्क्वायर t प्लस dy by dt करेंगे तो हमें मिलेगा 9a स्क्वायर sin रेज़ टू द पावर 4t cos स्क्वायर t, राइट स्टूडेंट? तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, एक तो 9a स्क्वायर निकल रहा है कॉमन, cos स्क्वायर t निकल रहा है और sin स्क्वायर t। तो जब ये रूट के बाहर आएंगे तो ये बन जाएंगे 3 cos t into sin t और स्क्वायर रूट में रह जाएगा cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t और इसकी वैल्यू होती है 1। तो अल्टीमेटली हमें इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें मिलेगी 3a cos t sin t, right? Now the surface area is equals to क्या होगा बच्चों, the surface area is equals to 0 to the surface area is equals to multiply by 2 0 to pi by 2 2 pi y square root of dx by dt whole square plus dy by dt whole square dt, okay? And this is equals to 2 0 to pi by 2 2 pi, तो 2 pi को इधर बाहर लेकर आएंगे तो इट बिकम 4 pi। y की वैल्यू वो रही बच्चों, इट्स a sin cube t, a
साइन क्यूब टी एंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, दिस ब्रैकेट, ये स्क्वायर रूट में, तो इसकी वैल्यू है 3a cos t sin t dt, राइट स्टूडेंट। तो हमें मिल जाएगा ये, इस a को बाहर ले आइए, ये भी a है तो इट्स अ a स्क्वायर, और ये 3 भी है तो इट्स अ 12, तो इट्स अ 12 पाई a square integration 0 to pi by 2 and it's a sin raised to the power 4t cos t dt, ठीक है ना। और अगर हम इस इंटीग्रेशन में एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन कर दें तो अपना काम हो जाएगा। क्या सब्स्टिट्यूशन, हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू sin t, x इज इक्वल्स टू sin t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा, dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा cos t dt, तो ये cos t dt dx बन जाएगा और sin t को हम लोगों ने x सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो हमें मिल जाएगा बच्चों 12 पाई a स्क्वायर 0 to pi by 2, यहां पर मिल जाएगा हमें कितना, x raised to the power 4, x raised to the power 4, और ये बन जाएगा dx। और जब इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट तो इंटीग्रेशन के बाद में हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन के बाद में हमें मिलेगा 12 पाई a स्क्वायर x raised to the power 5 upon 5 and limit 0 to pi by 2, बट हम लोगों ने क्योंकि लिमिट चेंज नहीं करी है तो हमने जो x की जगह सब्स्टिट्यूशन किया था वो हमें वापस यहाँ रखना पड़ेगा लिमिट्स रखने से पहले, तो हमें मिल जाएगा 12 पाई a स्क्वायर बाय 5 sin t raised to the power, not raised to the power, sin t की लिमिट 0 to pi by 2, और sin t at pi by 2 is equals to 1 and lower limit पर 0, तो we have the final answer 12 pi a square by 5, this is the final answer of that problem and ये किस में आएगा, it's in unit square, ठीक बच्चों। तो हमारे पास ये आंसर आया है फाइनली, टोटल यानी कि पूरा का पूरा एस्ट्रॉइड के ऊपर वाला जो आर्क है जो कि यहां से लेके यहां तक है, अगर इसको रोटेट करेंगे हम तो जो सॉलिड जनरेट होगा उसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 12 पाई a स्क्वायर बाय 5 एंड यस इट्स अ करेक्ट आंसर, कोई परेशानी नहीं है इसमें, सही आंसर भी है, वेरीफाई भी हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इस पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए एक्स एक्सिस के अबाउट जब रिवॉल्व होगा इसका आर्क तो जो सॉलिड जनरेट होगा उसका सरफेस एरिया कुछ इस तरह से निकालना। यहाँ पर इस एस्ट्रॉइड की हमारे पास में क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर इसका फिगर हमारे पास था तो लिमिट्स निकालना आसान था, ठीक है ना। सो इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि जो भी आप कर रहे हैं रिवॉल्यूशन कर रहे हैं किसी भी कर्व का तो आप उसको ग्राफ पर देख पाएं, तो ग्राफ पर देख पाएंगे तो उसकी लिमिट आसानी से निकाल पाएंगे। अब आइए जरा एक पोलर कर्व और लेते हैं और उसे जब रिवॉल्व करेंगे इनिशियल लाइन के अबाउट तो उससे जो सॉलिड जनरेट होगा उसका सरफेस एरिया। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस, फाइंड द एरिया ऑफ द surface of revolution generated by revolving the curve r is equals to 2a cos theta about the initial line, about the initial line student। तो
तो ये है हमारा क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हमें इस पैरामेट्रिक कर्व r इज इक्वल टू 2a cos थीटा को अगर इनिशियल लाइन के अबाउट रोटेट किया जाए तो उससे जो सॉलिड जनरेट होता है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो है ये r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, इससे जो कर्व बनता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर वो एक्चुअल में होता क्या है। तो वो कुछ इस तरह से होता है बच्चों। Yes, theta is equals to 0, theta is equals to pi by 2, theta is equals to pi and theta is equals to 3 pi by 2। क्योंकि हम जानते हैं कि जो cos है वो cos pi by 2 के बाद नेगेटिव हो जाता है और pi से लेके 3 pi by 2 के बीच में भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोलर कर्व है ये इस सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ही नहीं। एंड जब थीटा की वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास में जो r है उसकी वैल्यू होती है 2a, राइट? क्या होती है? 2a। और जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाते जाते हैं और एंगल को जब पाई बाय 2 पे ले आते हैं तो cos पाई बाय 2 की वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है ना? एंड cos की वैल्यू जैसे जैसे यहां से बढ़ाएंगे थीटा को पाई बाय 6 पे ले जाएंगे, पाई बाय 4 एंड आगे, तो वो वैल्यू बढ़ेगी और फिर जैसे ही पाई बाय 2 के ऊपर आएंगे, सॉरी पाई बाय 4 के ऊपर आएंगे, आई रिपीट सॉरी, इसकी वैल्यूज बढ़ेंगी और फिर इसकी वैल्यूज घटेंगी, यानी पाई बाय 4 तक वैल्यूज बढ़ती जाएंगी और फिर उसके बाद वैल्यूज घटना शुरू हो जाएंगी। और सेम प्रोसीजर नीचे भी होगा। तो जब हम इसको ट्रेसिंग ऑफ कर्व में अपने पोलर कर्व की जो ट्रेसिंग पड़ी है उसका यूज अगर हम करेंगे तो हमें ये एक सर्कल के फॉर्म में मिलेगा, कुछ इस तरह से, जिसका कि सेंटर होगा a, 0, रेडियस होगी a एंड दिस इज द r इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा। और ध्यान दीजिएगा कि जब आर्क जो कि 0 से शुरू होती है और पाई बाय 2 तक जाने पर जनरेट होती है, आई रिपीट स्टूडेंट कि 0 एंगल से शुरू होके जब हम पाई बाय 2 तक जाते हैं तो इतनी आर्क जनरेट हो जाती है, और जब 3 पाई बाय 2 से शुरू करते हैं और 0 तक जाते हैं तो ये नीचे वाली आर्क जनरेट होती है। तो इस ऊपर वाली आर्क को ही अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट इस तरह से घुमा दें तो एक स्फीयर जनरेट हो जाएगा और उस स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो हमें निकालना है अब, ठीक है ना, बाय द रिवोल्यूशन जो स्फीयर जनरेट होता है। तो वो सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें केवल इतना पोर्शन चाहिए आर्क का, यहां से यहां तक, और उसके लिए थीटा को कितना वेरी करना होता है, 0 से लेके पाई बाय 2। तो हमारी थीटा की लिमिट्स होंगी 0 टू पाई बाय 2, आई रिपीट 0 टू पाई बाय 2 लिमिट होंगी, ये होगा हमारा आर। और हम जानते हैं कि जो पोलर कर्व होता है उसके लिए जो फॉर्मूला है सरफेस एरिया का वो कुछ इस तरह से होता है 2 पाई y, ओके, 2 पाई y एंड स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर व्हाटएवर जो भी है पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे जो हमें गिवन है, गिवन दैट r इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा, और आप जानते हैं कि आपको dr बाय d थीटा की जरूरत पड़ेगी and that is equals to minus 2a sin theta, okay? Now the surface area, the surface area of solid generated by the arc from theta is equals to 0 to theta is equals to pi by 2, क्या होगा बच्चों, s is equals to 0 to pi by 2 2 pi y square root of r square plus dr by d theta whole square d theta, okay, where r is equals to, sorry,
वेयर y इज इक्वल टू होता है r sin थीटा, राइट। इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमने फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं। यस, वी आर करेक्ट इन द फॉर्मूला। अब इसमें बच्चों सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये 0 टू पाई बाई 2 2 पाई y की वैल्यू है r sin थीटा, r sin थीटा, और r की वैल्यू क्या है हमारे पास, r इज इक्वल टू है 2a cos थीटा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वही वैल्यू लिखते हैं, तो इट्स 2a cos थीटा और ये sin थीटा एज इट इज, ठीक है ना। ये हमने किसकी जगह लिखा है, ये हमने लिखा है r sin थीटा की जगह पर, ठीक है। एंड ये डिवाइड में नहीं है, हाँ, ये समझ जाइएगा। एंड स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर मतलब कि 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस dr बाई डी थीटा की वैल्यू है 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। नाउ ये तो अब काम का नहीं है हमारे, 0 टू पाई बाय 2, ठीक है ना। ये तो हमने अपने समझने के लिए लिखा था, तो इसको यहां से हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। 2 पाई 2a यानी 4 पाई a, और यहां से 2a बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट के, है ना, 4a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा वो 2a 2 2 2, मतलब कि 8 पाई a स्क्वायर, है ना, एक a और एक a यहां से 0 टू पाई बाय 2 cos थीटा sin थीटा, ठीक है ना। तो इट्स cos थीटा sin थीटा, ओके। एंड ये आ गया d थीटा, और ये अंदर जो रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो वो हो जाएगा 1, तो वो हमने यहाँ पर 1 कंसीडर कर लिया है। और अगर हम चाहें बच्चों तो एक 2 को यहां लेकर यहां पर 4 कर देते हैं और एक 2 को यहां ले लेते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, तो इट्स अ 4 पाई a स्क्वायर, एंड ये बन जाएगा बच्चों 0 टू पाई बाय 2 एंड इट्स अ sin 2 थीटा d थीटा, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इट्स अ 4 पाई a स्क्वायर, इट्स अ माइनस cos 2 थीटा, right, minus cos 2 theta divide by 2, okay, minus 2 cos theta divide by 2, और यहां से यस ठीक है, डिवाइड बाय 2, और यहां से 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू, ये 2 से ये कैंसिल, ठीक, तो इट्स अ 4 पाई, ओ सॉरी 2 पाई a स्क्वायर, 2 पाई a स्क्वायर और ब्रैकेट, ठीक। नाउ माइनस को चाहे तो बाहर लगा लेते हैं। अब नाउ लुक, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाय 2, तो जैसे ही थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 लिखेंगे तो cos पाई आ जाएगा, और cos पाई की वैल्यू होती है -1, फिर माइनस लोअर लिमिट, cos थीटा की जगह 0 तो cos 0 की वैल्यू 1, तो ये -1 ये -1 और ये माइनस मिलके बन जाएगा 4 पाई a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। और आप जानते हैं कि किसी भी स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई a स्क्वायर, तो वेरीफाई भी हो गया क्योंकि इस सर्कल की जो रेडियस थी वो a थी, तो सरफेस एरिया 4 पाई a स्क्वायर ही आना चाहिए। तो आई रिपीट स्टूडेंट कि इस आर्क को जब रिवॉल्व करेंगे तो एक स्फीयर बनेगा, और उस स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो ये होगा। तो हम लोगों ने स्टूडेंट यहाँ पर 3 क्वेश्चंस देखे, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे, एक कार्टेशियन कर्व के लिए था, एक पोलर कर्व के लिए, और एक पैरामेट्रिक कर्व के लिए। नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन के लिए अब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करिए बुक की मदद से, और अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बाय मेल और हाइप पे मैसेज करके भी, व्हाट्सएप पे भी हूं, आप वहां पे से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए तो ये पोर्शन आपका मजबूत हो जाएगा। 2 से 3 फॉर्मूले आप अपने दिमाग में रखिए कि जब किसी भी कर्व को x एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो क्या फॉर्मूला है, y एक्सिस के अबाउट करते हैं तो क्या फॉर्मूला है, पैरामेट्रिक कर्व को अगर x एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो क्या फॉर्मूला है, और किसी पोलर कर्व को अगर इनिशियल लाइन के अबाउट
रिवॉल्व करते हैं तो क्या फॉर्मूला है सॉलिड की सरफेस एरिया फाइंड करने का, तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। सो आई होप कि ये जो लेक्चर है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा स्टूडेंट, और हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे उपस्थित कुछ नया टॉपिक लेके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।